ये देखो मेरी रानी, मैं क्या लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा पसंदीदा गुलाब का फूल। कितना सुंदर है ये। कालू जी, गुलाब का फूल तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। कालू कौवा रानी कौवी को बहुत खुश रखता था और आए दिन उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आता ही रहता था। अच्छा रानी, अब मैं जाता हूँ काम पर, शाम में मिलेंगे। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। समय बीत जाता है, शाम हो जाती है। कालू कौवा वापस अपने घर पर आ जाता है। ये लो रानी, आज की कमाई पूरे 500 रुपए हुई है। ये लो, इसे अपने पास रखो। अरे, ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? कालू जी, ये पैसे आप अपने पास ही रखो। नहीं नहीं, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। पता है, मेरी माँ जी कहती थी कि अगर पैसे घर की लक्ष्मी के पास हो तो पैसों में कभी कमी नहीं आती। ओहो, मेरे कालू जी कितने अच्छे हैं। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे कालू जी जैसा पति मिला। दोनों पति पत्नी इस तरह सुखी सुखी अपना जीवन गुजार रहे थे। और बताओ, तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी दोस्ती हो गई या अभी भी झगड़ा बाकी है? कहाँ हो गई दोस्ती? मेरा पति तो मुझे हर समय बातें ही सुनाता रहता है, कभी दो पल के लिए दो मीठे शब्द नहीं बोलता। हाँ तो बुलबुल, तुम भी तो उसे इतनी बातें सुनाती हो। अब तुम उसकी बात न मानोगी तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। हाँ तो मीनू चिड़िया, वो मेरी कौन सी बातें मान लेता है जो मैं उसकी बात मानूं? तभी रानी कौवी वहाँ पर आ जाती है। ओ बुलबुल, तुम्हारी ये समस्या कब खत्म होगी? तुम तो अपने पति से इस तरह लड़ाई करती हो जैसे वे तुम्हारा पति नहीं बल्कि कोई दुश्मन हो। क्या कहा तुमने? मैं लड़ाई करती हूँ? तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि ये पति शादी के कुछ सालों के बाद कितने बदल जाते हैं। हाँ पर बुलबुल, मेरे और कालू जी के बीच ऐसा नहीं। हम दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। कालू जी हमेशा मेरे भोजन की तारीफ करते हैं और मैं भी उन्हें पैसों के लिए कभी परेशान नहीं करती। हाँ, ये की ना कोई तुमने अच्छी बात रानी कवि। मैं तो यही आशा करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहो। बुलबुल तो रानी कौवी से जलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन फिर ऐसे ही गुजर जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली। हाय रे पक्षियों, इधर आओ सारे। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई मैं तो। बुलबुल की आवाज सुनकर सब पक्षी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तुम जैसी लंबी जबान वाली के साथ कौन रह सकता है भला? जब से तुमसे शादी की है मेरा तो सुख चला गया सारा, इसीलिए मैंने आज दूसरी शादी कर ली। देखो देखो पक्षियों, इसने मुझे धोखा दिया। इस कलमुही को मैं अपने घर में घुसने नहीं दूंगी, बल्कि तुम भी जाओ मेरे घर से। इस घर में अब बस मैं रहूंगी अकेले। तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है? चलो मेरी प्यारी पत्नी, हम कहीं और जाकर रहेंगे। बुलबुल का पति अपनी दूसरी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है, परंतु ये सब देखकर रानी कौवी बहुत ज्यादा डर गई थी। कोई पति अच्छा नहीं होता, सभी धोखा देते हैं। शादी के कुछ सालों तक तो सब अच्छी अच्छी मीठी बातें करते हैं और फिर जैसे ही कोई दूसरी सुंदर कन्या नजर आ जाती है तो पहली पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर लेते हैं। बुलबुल बहुत ज्यादा रो रही थी और उसे देखकर रानी कौवी भी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मेरी भी अभी नई नई शादी हुई है और मेरे कालू जी भी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं बुलबुल के पति की तरह मेरे कालू जी भी बदल जाएं और किसी दूसरी कवि से शादी कर लें? नहीं नहीं, मैं बुलबुल की तरह तेज जबान वाली थोड़ी ना हूँ जो कालू जी मेरे साथ ऐसा करेंगे। रानी कौवी तो गहरी सोच में पड़ जाती है। बस सोच लिया मैंने, मैं कालू जी की परीक्षा लूंगी। अगर कालू जी परीक्षा में सफल हो गए तो उनके साथ पूरा जीवन खुशी खुशी रहूंगी, पर अगर परीक्षा में फेल हो गए तो छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई के पास चली जाऊंगी। बस फिर क्या था, ये सोचकर रानी कौवी अपने घर चली जाती है। वैसे मेरी नजर में तो बुलबुल के पति ने बिल्कुल ठीक किया उसे छोड़कर। बेचारा हर समय परेशान रहता था, बुलबुल तो हर वक्त उससे लड़ती रहती थी। बुलबुल के पति ने इतना बुरा किया, फिर भी कालू जी को वो अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे, कहीं कालू जी भी उसी की तरह ना हो जाएं। कालू जी, भैया की कॉल आई थी। भाई बहुत ज्यादा बीमार हैं, मुझे याद कर रहे हैं। भाभी ने कहा कि मैं 1 हफ्ते के लिए रुकने आ जाऊं। क्या मैं उनके घर चली जाऊं? 1 हफ्ते के लिए? रानी, 1 हफ्ते तक मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? 1 हफ्ते ही की तो बात है, आ जाऊंगी ना 1 हफ्ते के बाद। आप अपना ख्याल रखना। रानी कौवी झूठ बोलकर 1 हफ्ते के लिए अपने घर को छोड़कर चली जाती है।
और रानी कौवी एक पॉलर में आकर अपना भेष बिल्कुल बदल लेती है। अब मैं हूँ चमकीली कौवी, कालू जी की परीक्षा लूंगी और उन्हें अपने जाल में फंसाऊंगी। रानी कौवी ने लंबे लंबे बाल लगा लिए थे। उसने तो अपने आप को बिल्कुल ही बदल लिया था। ऐसे भेष में वे अपने जंगल में वापस आ जाती है और जानबूझकर कालू कौवे से टकराती है। माफ करना, गलती से टकरा गया मैं। कालू कौवा तो थोड़ी देर तक रानी कौवी को देखता ही रह जाता है। अरे कहीं कालू जी ने मुझे पहचान तो नहीं लिया, कितना घूर घूर कर देख रहे हैं। कौवे जी कहाँ खो गए आप, देखकर नहीं उड़ सकते, मेरे सारे बाल बिगाड़ दिए। गुस्सा होकर रानी कौवी वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, ये कौन कौवी है भला, कितनी सुंदर है। वैसे रानी नहीं है, क्यों ना मैं इस कौवी से दोस्ती करके कुछ समय ही बिता लूं। कालू कौवे को वे कौवी बहुत अच्छी लगती है, पर उसे क्या पता था वे तो उसी की पत्नी है। कालू कौवा पीछे पीछे रानी कौवी के पास चला जाता है। अरे सुने तो, आप वहाँ मुझसे नाराज होकर चली गई। क्या आप इस जंगल में नई आई हो? हाँ, मेरा नाम चमकीली कौवी है, अकेली हूँ। अब इसी जंगल में कोई अच्छा सा घर बनाकर रहूंगी। जैसा नाम वैसा चेहरा, अपने नाम की तरह कितनी चमक रही है। कालू कौवे की नजर तभी सर पर लगे गुलाब के फूल पर पड़ती है। लाल गुलाब का फूल, वाह भाई, ये गुलाब का फूल भी आप पर बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है, सब फूलों में सबसे ज्यादा। कालू जी, मुझे लाल गुलाब के फूल बहुत पसंद है, बहुत 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 ज्यादा। तभी कालू कौवा देखता है चमकीली कौवी ने तो वही बुंदे पहने हुए थे जो कालू कौवे ने कुछ टाइम पहले रानी कौवी को तोहफे में दिए थे। अरे ये तो वही बुंदा है, और हाँ, ये तो वही हार है जो मैंने रानी कौवी को दिया था। और इसे मेरी रानी की तरह लाल गुलाब भी कितने पसंद है, और इसका चेहरा भी रानी कौवी से कितना मिलता जुलता है। कालू कौवा बड़ा ही चालाक था, वे रानी कौवी की सारी चाल समझ जाता है। हाय रे, कहीं ये रानी कौवी तो नहीं, बुलबुल की वजह से ये मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही। बहुत अच्छे चमकीली बहन, आप इस जंगल में नई आई हो ना, आप बिल्कुल परेशान ना होना। आपका भाई कालू कौवा है इस जंगल में, कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। क्या आप मुझे अपनी बहन समझते हो? पर मैं तो अभी अभी आई इस जंगल में। जब से मेरी शादी मेरी प्यारी सुंदर पत्नी रानी कौवी से हुई है, अब बाकी सारी कौवियाँ मेरी बहनें हैं और मैं उनका भाई। कालू कौवे की बात सुनकर रानी कौवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मेरे कालू जी पास हो गए, मेरे कालू जी पास हो गए मेरी परीक्षा में। खुशी में रानी कौवी कालू कौवे के सामने ही अपने असली भेष में आ जाती है। अरे अरे रानी तुम? हाँ कालू जी मैं, मुझे माफ करना, मैंने आपकी छोटी सी परीक्षा ली। मुझे लगता था मेरे जाने के बाद आप बदल जाओगे और दूसरी कवियों से दोस्ती कर लोगे, पर आज मैंने देख लिया आप वाकई में सबसे अच्छे पति हो। आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। हाश, बाल बच गया, वरना आज तो काम से गया था, रानी मुझे बहुत मारती। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रानी, आज से हम इसी जंगल में रहेंगे। सुना है यहाँ पर बहुत सर्दी होती है। सर्दी तो हमें पसंद है, दूसरे जंगलों में तो गर्मी ही गर्मी रहती है। ठंडी के मौसम को तरस गए थे, परंतु यहाँ अब हम ठंड के मौसम में सुकून से रहेंगे। कालू कौवा और रानी कौवी पहली बार किसी ठंडे जंगल में रहने आए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि इस जंगल में काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। चलो रानी, काम पर लग जाओ, हमें अपना बन घर बनाना है, ताकि अगर रात को बर्फबारी हो भी तो हम अपने बन घर में हो। कालू जी, मैं तो दूसरे जंगल से यहाँ पर आकर बहुत थक गई, अब क्या मैं आपके साथ घर बनवाने में मदद करूँ? कालू जी, आप खुद कर लो, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। यार, हमें एक ही दिन में घर बनाना है, तुम्हें मेरी मदद तो करनी पड़ेगी। चलो चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। कालू कौवा और रानी कौवी मिलकर रात होने से पहले पहले अपना बन घर बना लेते हैं। अरे, ये घर में आग क्यों जला दी कालू जी? रानी, सब पक्षी कहते हैं कि रात होते ही ठंड बढ़ जाती है, इसीलिए आग जला दी ताकि हमें ज्यादा सर्दी न लगे। लकड़ियों से आग जलाकर कालू कौवा और रानी कौवी सुकून से अपने घर में सो जाते हैं।
वहीं जंगल में आज साल में पहली दफा बर्फबारी पड़ी थी, जिस कारण जंगल के पक्षियों ने आग जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम नहीं किया था। मम्मा कितनी सर्दी हो रही है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मम्मा बहुत सर्दी लग रही है, कुछ करो ना। मानो सर्दी तो मुझे भी बहुत लग रही है। मुझे क्या पता था कि आज रात को बर्फबारी हो जाएगी। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ तो है ही नहीं घर में। आज रात हमें किसी तरह गुजारनी ही पड़ेगी। नहीं मम्मा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मेरे पैर तो पूरे ठंडे हो रहे हैं। आओ आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपने पर में छुपा लेती हूँ, तुम्हें ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। बस अब और ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। जंगल में एक कौवा रहने आया है, मैं उसी के घर में जाकर उससे मदद मांगता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और जंगल के बाकी पक्षी भी यही सोचकर कालू कौवे के घर पर आ गए थे। अरे इतनी रात को आप सब पक्षी यहाँ मेरे घर पर, क्या बात है, सब ठीक है ना? वाह कौवे, तुम्हारा ये घर कितना ज्यादा गर्म हो रहा है। हाँ, वो ठंड की वजह से मैंने घर में आग जलाई है। कौवे, हमारे जंगल में आज रात पहली बार बर्फ पड़ी है। हम पक्षियों ने सोचा था कि एक हफ्ते के बाद पड़ेगी, पर आज से ही पड़ना शुरू हो गई। हमारे पास तो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं हैं। हमारे घर बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं। हमारी मदद करो कौवे, आज की रात बस हमें अपने घर में रहने दो। हाँ, हम सब पक्षी यहाँ मिलकर रहते हैं। आज तुम हमारी मदद करो तो कल कभी तुम मुश्किल में होगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम चाहती हो कि मेरे कालू जी किसी मुश्किल में पड़े? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, बस मैंने तो मदद मांगी है। अनाथ आश्रम नहीं खोला हमने जो हर पक्षी की मदद करें। चलो चलो, हमारे घर को खाली करो, जाओ यहाँ से सब। कुछ तो दिया करो, घर में आग जलाकर बैठे हो इसीलिए तुम्हें पता नहीं लग रहा कि बाहर कितनी ज्यादा सर्दी है। अगर तुम हमें घर से निकाल दोगे तो हम पक्षी ठंड से मर जाएंगे। मेरी बला से मर जाओ, मेरा क्या जाता है? तुम कौन सा मेरे रिश्तेदार हो? कालू कौवा ना किसी की मदद करता है और ना कभी किसी की मदद लेता है। चलो चलो, मेरे घर को खाली करो। कालू कौवा ठंड के मौसम में बेचारे पक्षियों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। कैसे घमंडी कौवे हैं, इन्हें हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं। अब कभी इन पर मुसीबत पड़ेगी तो हम भी इनकी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। सारे पक्षी परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और आकर वे सब एक ही घर में सो जाते हैं ताकि घर थोड़ा गर्म रहे। सुबह हो जाती है, सूरज के निकलते ही वातावरण थोड़ा गर्म हो जाता है और पक्षियों को सुकून मिलता है। कल रात तो बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ी, वो तो अच्छा हुआ हमने अपने बच्चों को परों में छुपा लिया था, वरना हमारे बच्चों की जान भी जा सकती थी। हाँ मीनू चिड़िया, कल तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। चलो सब पक्षियों को जमा करते हैं और दूसरे जंगल से एक हफ्ते की लकड़ियाँ खरीद कर ले आते हैं। हाँ, एक बार में ही काफी सारी लकड़ियाँ खरीद लेंगे। मौसम का कुछ नहीं पता, कब और ज्यादा ठंड बढ़ जाए। मीनू चिड़िया और तोता फिर सारे पक्षियों को जमा कर लेते हैं। मैं जानती हूँ कालू कौवे ने कल रात हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, परंतु वे हमारा पड़ोसी है। चलो अभी उसे भी साथ ले जाते हैं। तुम अब भी यही कह रही हो मीनू चिड़िया? क्या तुमने देखा नहीं कि किस तरह कालू कौवे ने हमें मरने के लिए बाहर सर्दी में छोड़ दिया था? नहीं यार, मीनू चिड़िया ठीक कह रही है। अगर कोई बुरा है तो हमें उसके साथ बुरा नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपनी रहमदिली से उसका दिल जीत देना चाहिए। चलो तो फिर कालू कौवे को भी अपने साथ ही ले जाते हैं। सारे पक्षी फिर कालू कौवे के घर की ओर चले जाते हैं। तुम पक्षी भी ठंड से कितना डरते हो, मुझे तो अभी तक हंसी आ रही है। कल रात तुम सब पक्षी कितना ज्यादा कांप रहे थे। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ठंड होगी तो कांपेंगे ही ना। इतनी भी कोई ठंड नहीं हो रही थी, तुम पक्षी तो बस ड्रामे करते हो। जाओ जाओ पक्षियों, खुद ही जाकर लकड़ियाँ खरीद लो। मैं और कालू जी ठंड से बिल्कुल नहीं डरते। हाँ, हम कौवे हैं कौवे, तुम पक्षियों की तरह नरम और नाजुक नहीं। हम बहुत मजबूत हैं, हमें कोई ठंड वंड नहीं लगती। कालू कौवा और रानी कौवी पक्षियों के सामने बहुत होशियारियां मार रहे थे। आज रात को और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। आज रात को तुम दोनों की सारी होशियारियां निकल जाएंगी। तुम तो चुप ही करो गंदी बुलबुल। आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कालू कौवा और उसकी पत्नी कितने मजबूत हैं। हमारे आगे ये ठंड वंड कुछ नहीं है।
होशियारी के चक्कर में कालू कौवा घर में पड़ी सारी लकड़ियों पर पानी डाल देता है। देखो, हमारी लकड़ियां भीग गई हैं, अब ये नहीं जलेंगी। आज रात मैं और रानी इसी ठंड में आराम से सोएंगे। तुम दोनों की मर्जी है, परंतु मैं कह रही हूँ, लकड़ियों पर पानी फेंककर तुमने अपना ही नुकसान किया है। आज रात की ठंड तुम्हें बताएगी कि वे है क्या चीज। इतना कहकर वे सब पक्षी वहां से चले जाते हैं। पर कालू कौवे और रानी कौवी को जरा अंदाजा नहीं था कि इस जंगल में रात को काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। बर्फ पड़ना भी शुरू हो गई थी। सब पक्षी आग जलाकर अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। कालू जी कोशिश तो करो, क्या पता लकड़ियों में आग लग जाए। ठंड की वजह से मेरी तो चोंच भी कपकपा रही है। कर तो रहा हूँ कोशिश, परंतु लकड़ियाँ गीली हैं, इनमें आग नहीं लगेगी। क्या जरूरत थी कालू जी पक्षियों के सामने होशियारी मारने की। इतनी ठंड तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। मुझे क्यों कह रही हो होशियारी मारने में तुम भी कोई कम नहीं हो। दोनों कौवे होशियारी मारने पर बहुत ज्यादा पछता रहे थे। रानी, अब मेरे पास एक ही उपाय है। हम एक काम करते हैं, हमारे ये घोंसले सूखे हैं, इन्हीं में आग लगा लेते हैं। थोड़ी गर्माइश हो जाएगी घर में और हमें ठंड नहीं लगेगी। हाँ, जो करना है जल्दी करो कालू जी, ठंड तो और बढ़ती ही जा रही है। वे दोनों मजबूरन अपने सूखे घोंसलों में आग लगा देते हैं। आग की गर्माइश से उन दोनों को अब थोड़ा सुकून मिलता है। कालू जी, कल रात की ठंड में जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। अभी की अभी जाओ और जाकर ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर आओ, ताकि आज रात ऐसा ना हो। हाँ रानी, अभी जाता हूँ। कालू कौवा कुल्हाड़ी लेकर फौरन लकड़ियाँ काटने चला जाता है। अरे देखो पक्षियों, ये कौवा आ गया ना लाइन पर, कैसे लकड़ियाँ काट रहा है। क्यों भाई कालू कौवे, तुम तो हमारे सामने बड़ी होशियारियाँ मार रहे थे कि तुम्हें तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती, तो फिर यहाँ लकड़ियाँ काटने क्यों आ गए। छोड़ो ना तोते, कालू कौवे को देर से समझ आई पर आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ पक्षियों, मुझे अपनी होशियारी की सजा मिली कल रात। मुझे और रानी को मजबूरन अपने घोंसलों में आग लगानी पड़ी, तब जाकर थोड़ा सुकून मिला हमें। कालू कौवा फिर रात के लिए काफी सारी लकड़ियाँ काटकर अपने घर में ले आता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। पक्षियों, आप सबको तो पता है ना, मिट्ठू महाराज का जन्मदिन आने वाला है। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उनके जन्मदिन पर हम उन्हें बढ़िया सा तोहफा दें। हाँ मीनू चिड़िया, तुमने तो दिल की बात कह दी। मैं भी मिट्ठू महाराज को बढ़िया सा महंगा वाला तोहफा दूंगा। हाँ, हम जरूर तोहफा देंगे। आखिर मिट्ठू महाराज हमारे जंगल के महाराज हैं। जंगल के सारे पक्षी अपने महाराज मिट्ठू तोते को बहुत पसंद करते थे और सब महाराज की खुशी में उन्हें तोहफा देना चाहते थे। बस ठीक है, फिर कल ही मिट्ठू महाराज को जाकर मैं बता दूंगी कि उनके जन्मदिन पर हम पक्षी मिलकर महाराज को दावत का न्योता देंगे। फिर आज का दिन गुजर जाता है और अगले दिन सुबह हो जाती है। महाराज, जंगल के पक्षी आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, जिस कारण काफी बढ़िया आयोजन करेंगे और पक्षियों ने आपको ये न्योता भेजा है। बहुत खूब, हमारे जंगल के पक्षी हमें कितना पसंद करते हैं, इसलिए हम उनकी दावत में जरूर जाएंगे। मिट्ठू महाराज के जंगल की खुशहाली को देखकर पड़ोस के जंगल के उल्लू महाराज काफी ज्यादा जलते थे। ये जन्मदिन तुम्हारा आखिरी जन्मदिन होगा मिट्ठू महाराज, तो मैं जल्द से जल्द मारकर तुम्हारे सुंदर जंगल पर मैं कब्जा कर लूंगा और 2 बड़े बड़े जंगलों का मैं राजा बन जाऊंगा। उल्लू महाराज, आप मिट्ठू महाराज को नहीं मार सकते, क्योंकि जंगल में बहुत शक्ति है। खासकर हमारे जंगल का कोई भी सैनिक मिट्ठू महाराज के जंगल में जा भी नहीं सकता। हम वहाँ नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मैं तब भी उस मिट्ठू महाराज को मार कर ही दम लूंगा। इधर ही कालू कौवा उल्लू महाराज के जंगल में कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ था। आखिर क्या लूं मैं मिट्ठू महाराज के लिए तोहफा। मुझे तो सबसे बढ़िया तोहफा देना है, चाहे मेरे जितने भी पैसे लग जाएं, परंतु मैं सबसे ज्यादा अच्छा तोहफा दूंगा महाराज को। तभी अचानक एक नन्ही सी चिड़िया डगमगाकर नीचे गिर जाती है। कालू कौवा फौरन से उसके पास आकर उसके जख्मों पर पट्टी कर देता है।
नन्ही चिड़िया, तुम कितनी प्यारी हो, पर तुम बिल्कुल चिंता न करना, तुम्हारे जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे और तुम दोबारा से उड़ने लगोगी। कालू कौवे को देखकर उल्लू महाराज फौरन से वहाँ पर आते हैं। अरे वाह वाह कालू कौवे, हमने सुना था मिट्ठू महाराज के जंगल के पक्षी बहुत रहमदिल हैं और आज देख भी लिया, तुमने हमारे जंगल की चिड़िया की जान बचाई। हम तुमसे बहुत खुश हैं। मैं तुम्हें आज इनाम दूंगा। इनाम? नहीं नहीं, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। बस नन्ही चिड़िया को मुश्किल में देखा तो यूं ही इसकी मदद कर दी। नहीं नहीं, इनाम तो तुम्हें मुझसे लेना ही पड़ेगा। सैनिक, जल्दी से इस कालू कौवे के लिए कोई बढ़िया सा तोहफा लेकर आओ। थोड़ी देर में सैनिक एक बड़ी सी काले रंग की कार लेकर आता है। ये है तुम्हारा इनाम, उड़ने वाली कार। यकीनन तुम्हें बहुत पसंद आई होगी। कालू कौवा उस कार को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तुम जाओ कालू कौवे, थोड़ी देर में हम ये गाड़ी तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। कालू कौवा खुशी खुशी फिर अपने जंगल चला जाता है। हा 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 हा, फंस गया जाल में मेरे। अब ये बेवकूफ कौवा उड़ने वाली कार मिट्ठू महाराज को तोहफे में दे देगा, परंतु इसे क्या पता कि इस कार के ब्रेक फेल हैं। कुछ ही देर में उल्लू महाराज का एक सैनिक वे काली सी गाड़ी कालू कौवे के पास पहुंचा देता है। मैं तो यूं ही परेशान हो रहा था, परंतु अब मुझे तोहफा मिल गया। मिट्ठू महाराज के लिए सबसे अच्छा तोहफा यही होगा। मैं उन्हें ये उड़ने वाली कार तोहफे में दूंगा। मिट्ठू महाराज कितने सालों से हमारे जंगल का निजाम कितनी बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें ये सोने की चैन दूंगी। इस तरह जंगल के दूसरे पक्षी भी महाराज के लिए तोहफा खरीद देते हैं। अब एक हफ्ता गुजर जाता है। अगले दिन मिट्ठू महाराज का जन्मदिन था। मैंने सबके तोहफे देख लिए हैं कालू कौवे, परंतु तुम्हारा नहीं देखा। बताओ तुम क्या देने वाले हो मिट्ठू महाराज को तोहफे में। मीनू चिड़िया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पास बहुत बढ़िया तोहफा है। देखना, महाराज को सबसे ज्यादा तोहफा मेरा ही पसंद आएगा। कालू कौवा फिर मीनू चिड़िया को वे उड़ने वाली कार दिखाता है। अरे वाह, उड़ने वाली कार, ये तो बहुत शानदार है। वाह कालू कौवे, मिट्ठू महाराज को सबसे ज्यादा अच्छा तोहफा तुम्हारा ही लगेगा। क्या सच कह रही हो मीनू चिड़िया? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि महाराज हमसे अपने जन्मदिन पर बहुत ज्यादा खुश हों। हाँ, बहुत अच्छी कार है, परंतु इसका रंग कुछ अच्छा नहीं। मिट्ठू महाराज को तो लाल रंग बहुत पसंद है। एक काम करो कालू कौवे, मैकेनिक की दुकान पर जाकर इस कार पर तुम लाल रंग करवा दो। हाँ यार, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। बहुत अच्छा उपाय है। लाल रंग की कार तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। ये कार तो मुझे चलानी आती ही नहीं। अब ये कार मैं दुकान पर कैसे लेकर जाऊँ? एक काम करता हूँ, मैकेनिक को ही यहीं पर बुला लेता हूँ। बस फिर थोड़ी देर में कालू कौवा मैकेनिक पक्षी को अपने घर के पास बुला लेता है। जग्गू मैकेनिक, इस काली कार को लाल रंग में बदल दो। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और भी ज्यादा ये सुंदर लगनी चाहिए। जग्गू मैकेनिक उस कार को फिर अच्छे से देखता है। अरे, इस कार का तो ब्रेक खराब है। इसके ब्रेक को ठीक कर देता हूँ, वरना किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। उल्लू महाराज की चाल उल्टी पड़ जाती है और जग्गू मैकेनिक ब्रेक को ठीक कर देता है और साथ ही साथ उस काली कार पर लाल रंग भी करना शुरू कर देता है। आज के दिन मिट्ठू महाराज का जन्मदिन है और आज ही के दिन मिट्ठू महाराज का खात्मा हो जाएगा और फिर वे बड़ा सा जंगल भी मेरा हो जाएगा। उधर जंगल में मिट्ठू महाराज के जन्मदिन का काफी बढ़िया आयोजन किया था। थोड़ी देर में मिट्ठू महाराज भी वहाँ पर आ जाते हैं। जन्मदिन मुबारक हो मिट्ठू महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबका। इतना बढ़िया आयोजन करके तुम सबने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। महाराज, ये मेरी तरफ से आपके लिए सोने का हार और ये मेरी तरफ से आपके लिए अमरूदों की पेटी। और महाराज, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने आपके लिए क्या बढ़िया तोहफा लिया है। कालू कौवा मिट्ठू महाराज को फिर वे उड़ने वाली लाल कार दिखाता है। मिट्ठू महाराज, मेरी तरफ से आपके लिए ये उड़ने वाली कार। उड़ने वाली कार, वाह कितनी सुंदर है। इसमें तो हम जरूर बैठेंगे। मिट्ठू महाराज उस लाल कार में बैठकर फिर आराम से पूरा जंगल घूमते हैं। वहीं उल्लू महाराज तो यही समझ रहे थे कि मिट्ठू महाराज का एक्सीडेंट हो गया है।
अब तक तो वे मिठू महाराज मर भी गया होगा। चलो उनके जंगल पर जाकर अभी के अभी कब्जा कर लेते हैं। उल्लू महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ मिठू महाराज के जंगल की ओर चला जाता है। उल्लू महाराज, तुम सैनिकों के साथ मेरे जंगल में क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अभी तक जिंदा हो? तुम तो मरने वाले थे ना, तुम बच कैसे गए? मैंने तो कार का ब्रेक फेल करवा दिया था, तो फिर तुम कैसे बच गए? शुक्र है मैंने खराब ब्रेक को देख लिया था और आखिरी समय पर वे ब्रेक को ठीक भी कर दिया था, वरना आज मिठू महाराज की जान चली गई होती। दुष्ट उल्लू महाराज, तुमने मुझे जाल में फंसाया, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उल्लू महाराज तो मिठू महाराज के जंगल में आकर बुरा फंस गया था। सैनिकों, इस उल्लू महाराज और इसके सभी सैनिकों को पकड़ लो और सारी जिंदगी कालाबाज के पीछे डाल दो। बस फिर उस कमजोर उल्लू महाराज को उसके किए की सजा मिलती है और वे अपने सैनिकों समेत कालाबाज में कैद हो गया था।